गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा था, उनकी लाइफ कैसे वो जीते हैं, उनकी क्या जीवन शैली थी, इसके बारे में आया था और किस तरीके से वो अपनी खेती बाड़ी करते थे। कुछ हंटर्स थे, कुछ गैदरर्स थे, तो कुछ हर्डिंग और रियरिंग वंस थे, और कुछ ऐसे हमने ट्राइबल कम्युनिटीज पढ़ी थी जो कि परमानेंटली सेटल्ड हो गई थी एक प्लेस में, वही जैसे जगह ट्रैवल नहीं करते थे। ओके, आज हम पढ़ेंगे हाउ डिड द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इम्पैक्ट द लाइफ्स ऑफ द ट्राइबल। ब्रिटिशर्स के आने के बाद यानी अंग्रेजों के आने के बाद इनकी लाइफ पर क्या असर पड़ा। ओके, द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द ट्राइबल पीपल इन वेरियस वेज। द ट्राइबल हु वर कंटेंट बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश फेस्ड सेवरल हार्डशिप्स अंडर कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर राज करना स्टार्ट किया तो काफी सारा इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले पड़ा इफेक्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द झूम कल्टीवेटर्स। ओके, ऐसे कल्टीवेटर्स जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर डिपेंडेंट थे या झूम कल्टीवेशन पर डिपेंडेंट थे, उन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। द ब्रिटिशर्स वांटेड द ट्राइबल्स टू सेटल इन वन प्लेस so that it would be easier to control them. In a bid to ensure steady revenue for the state, the British rulers introduced land settlements. According to these, the land were measured, the holding rights were handed over to the individuals, and the land revenue was fixed. Some tribals were also allocated lands and declared landowners, while many others were declared tenants. Those who were declared tenants had to pay rent to the landowners, who in turn paid revenue to the British state. अब झूम कल्टीवेटर्स पे इफेक्ट ऐसा पड़ा कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो कल्टीवेटर्स है, जो बेसिकली झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, ये एक ही प्लेस पर सेटल हो जाए, जिससे कि इनसे ये लोग टैक्स ले सके और रेंट ले सके। ओके, तो इसमें क्या करा ब्रिटिशर्स ने, कुछ राइट्स जो थे इंडिविजुअली, जैसे आप यहाँ पे सेटल हो जाइए, हम आपको इस जमीन के राइट्स दे देंगे, या तो आप उस जमीन को खरीद कर अब उसके मालिकाना हक दे दिया, या फिर उनको टेनेंट्स यानी कि उनको लीज पे या फिर रेंट पे उनको वो एरियाज दे दिया, जिसके तहत उनको रेंट पे करना था ब्रिटिशर्स को। ओके, जिससे कि ब्रिटिशर्स एज ए रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, उनके अपने खजाना भर सके। However, it was difficult to practice settled cultivation in the mountainous region because the soil was dry and water was scarce. Many Jhum cultivators from North India rebelled against the Britishers, forcing them to give in to their demand to practice shift cultivation in some part of the forest. अब जो सेंट्रल इंडिया था वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो पहाड़ों पर बसा हुआ है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि वहां पर एक तो सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई होती है और बारिश बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं था कि एक ही प्लेस पे रहकर कल्टीवेशन कर सके। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने रिबेल करा, यानी वहां पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए और उन्होंने डिमांड करी कि नहीं, हमें झूम कल्टीवेटर्स या झूम कल्टीवेशन की परमिशन दी जाए। ओके, फिर आता है इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉ। इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया विच इज नॉन एज फॉरेस्ट लॉ। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है। The tribal people were heavily dependent on the forest as it was their only source of livelihood. However, the Britishers declared all the forests as state property and classified certain forests as reserved for the purpose of extracting timber. The timber was denied access to those forests which have been their homes. They were not allowed to practice cultivation, hunting or even gather fruits from the forest. These forced many tribals to move from one place to another in the search of livelihood. Okay, अब जब आप सभी हम जानते हैं कि ट्राइबल पीपल्स किस तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को क्लासिफाई करने लगा और उनको रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसा कानून बनाया जिसमें कि जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टी वो सब ब्रिटिशर्स को बिलोंग करती। इसके तहत जो ट्राइबल कम्युनिटी जो उस फॉरेस्ट में रह रहे थे, उनको तक फॉरेस्ट से कुछ भी लेना अलाउड नहीं था, ना कि वहां से लकड़ी, ना वहां से फल, ना फ्रूट, ना हंटिंग तक अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी को फॉरेस्ट छोड़ के दूसरी जगह बसना पड़ा। However, removing the tribals from the forest meant that the availability of cheap labor to cut trees and transport timber was no longer easily available to the British. They found a solution to this situation by allocating small patches of land near the forest to tribals for the cultivation, and in return asked them to work for the British. Such an arrangement ensured them a regular supply of cheap labor. But लेकिन भले ही उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी हटा दिया, पर उनके सामने एक प्रॉब्लम आके ये खड़ी हुई कि हमें जो फल फ्रूट है या वुड जो है, लकड़ी टिम्बर जो हमें चाहिए, उसको कटिंग करके फिर ट्रांसपोर्टेशन करने में उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ा था। तो उनको ऐसे लेबर चाहिए थे जो कि सस्ते में काम कर सके। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स को रोकने के लिए क्या करा कि उनको कुछ लैंड्स एलोकेट कर दिए कि आपको इसमें से हमें
जो भी फॉरेस्ट का जो भी निकलता है, लाइक टिम्बर हो गया, फ्रूट्स हो गए, वे अदर चीजें हो गई, वो आपको कलेक्ट करके हमें चीप से मतलब कम कॉस्ट में एज अ लेबरर उन्होंने वहां पे अपॉइंट कर दिया, जिससे कि ट्राइबल्स को वहीं पर पैसा कमाने को मिल गया, जिससे कि उनके दो फायदे हुए। ट्राइबल कम्युनिटीज उनके अंडर में काम करने लग गई और उनको चीप लेबर में उनको एज ए लेबर उनको वर्कर्स मिल गए। द ट्राइबल इवेंचुअली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ, द रिवोल्ट ऑफ सोनाग्राम संगम इन आसाम इन 1906 एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह इन द सेंट्रल प्रोविंसेस इन 1930 वर टू मेजर्स रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसी दौरान ट्राइबल कम्युनिटीज ने भी उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। रिवॉल्ट इन द आसाम साइड यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में 1906 में किया गया और सेंट्रल प्रोविंसेस यानी जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश वाले एरियाज में 1930s में किया गया। इन रिवॉल्ट्स में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने इन फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई। ओके, अब नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ ट्रेड। ओके, हमने जब लास्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने जो भी फॉरेस्ट से जो भी इनको प्रोडक्ट मिलते थे वो बाहर जाके लोग सेल आउट करते थे, तो इनके ट्रेड पर भी असर पड़ा। ओके, trade was another aspect that affected the tribals with the arrival of British in India. As we read earlier in the lesson, traders and moneylenders exploited the tribals. The negative impact of trade practice on the British tribal people can be understood in the context of the silk growers of the 18th century. In order to meet the increasing demand of the fine quality Indian silk in European markets, the East Indian Company encouraged the silk production. The central tribal who reared cocoons in the Hazirabad area were paid a merge sum to 3 to 4 rupees for 1,000 cocoons by the traders. These were then sold in Bardhan or Gaya at 5 times the price. Thus, in this process, the middleman made huge profits. Since travellers earned very little profit, they began to view market and traders with skepticism. The 19th century also saw many tea plantations and mines coming up in different parts of India. Since the forests were now under the British, many travellers were forced to leave their homes in forests and work in this plantation and coal mines. These tribals were recruited by contractor where they made work from a very low wages. Besides, they were not allowed to return to their homes. अब ट्रेड पर इफेक्ट ऐसे पड़ा कि हाजिरबाग यानी कि वेस्ट बंगाल में एक ट्राइबल कम्युनिटी, सेंट्रल ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो कि सिल्क प्रोडक्शन करती थी। अब इस दौरान क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमें तो सिल्क चाहिए, तो जो लोकल ट्रेडर्स थे उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज को हायर किया, सेंट्रल ट्राइबल्स को, और उनसे बहुत ही सस्ते रेट में यानी कि 2 से 3 रुपए पर 1000 कोकून्स, जिस कोकून जो वो पोर्शन होता है जिससे कि सिल्क बनता है, उसको खरीदते थे। और ये ट्रेडर्स जो बाकी मेन ब्रिटिश ट्रेडर्स को सेल करते थे उसमें 5 से 10 गुना ज्यादा कीमत पे सेल करते थे। जो मेन प्रॉफिट जो होता था ये ट्रेडर्स खाते थे, जिसकी वजह से भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये ट्राइबल जो ट्रेडर्स के अगेंस्ट बहुत इनके अंदर गुस्सा रहता है। इनको जब ये लोग जब ये ट्रेडर्स फॉरेस्ट के एरिया से गुजरते थे तो वहां पे ये लोग लूटते थे उनको, इसी वजह से, इस गुस्से की वजह से, क्योंकि बहुत सारा गुस्सा होता। अब 19th सेंचुरी में आते आते जब इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती गई थे, ब्रिटिशर्स को ये सप्लाई करते थे। इस दौरान इन्होंने टी प्लांटेशन और माइंस भी वेरियस पार्ट्स में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कर दी थी, बट लेकिन सिंस इनको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था सेंट्रल ट्राइब्स से, तो बहुत सारे इन्होंने यहाँ से पलायन करना है, माइग्रेट हो गए और फॉरेस्ट को छोड़ के चले गए। अब कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे वो उनको इन कोल माइंस और प्लांटेशन पे ब्रिटिशर्स ने हायर कर लिया। अब उनके अंदर उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया गया कि आपको इतनी वेजेस मिलेगी और आपको इतने साल के लिए काम करना है। ओके, इस दौरान हुआ क्या कि कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन करवा लिया गया उनसे कि आपको कंटिन्यूसली 3 या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना। इसमें बहुत ही लो वेजेस थी, मतलब पेमेंट्स पे स्केल बहुत लो था। एज वेल एज इसके साथ साथ एक और चीज ये हुई कि इनको घर जाने भी नहीं दिया जाता था। ओके, अब इफेक्ट ऑन द ट्राइबल चीफ। ओके, जो काफिले का सरदार होता था उस पर क्या इफेक्ट पड़े। ओके, द ब्रिटेन रूल ऑल्सो इफेक्टेड ट्राइबल चीफ्स बिफोर द कॉलोनियल रूल। द चीफ्स एंजॉयड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पावर्स। दे कंट्रोल टेरिटरीज अंडर देम थ्रू लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट रूल। They even had their own police in some places. This rule changed drastically and tribal chiefs as well as their tribes had to follow the rules
laid down by the British, pay tribute to the British officers and stop practicing the traditional function. अब जो ट्राइबल थी इसमें सबसे ज्यादा कि काफिले का सरदार एक तरीके का राजा होता था, कहीं ना कहीं जो उसका फॉरेस्ट एरिया था उसमें वो राजा था, उसकी खुद की सेना हुआ करती थी, उसे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे. जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया तो फिर उनको उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ा. ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट्स पे करने पड़े, यानी कि जो भी गिफ्ट्स वगैरह होते थे या जो रेवेन्यू होता था वो पे करना पड़ा. उनकी सेना इंडिपेंडेंटली नहीं रख सकते थे. इसके साथ साथ जो उनके फंक्शंस होते थे, ट्रेडिशनल फंक्शंस, उस पर भी बैन लगा दिया गया ब्रिटिशर्स ने. तो ये सारी प्रॉब्लम्स ट्राइबल्स कम्युनिटी को फेस करनी पड़ी. द ट्राइबल चीफ्स वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस बट दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स. हालांकि जमीनी तौर पर उनका हक पूरा था, पर लेकिन वहां पर वो शासन नहीं कर सकते थे, वो ब्रिटिशर्स ही करेंगे. Thus the tribals are exploited in multiple ways by the British and traders and the money lenders. इसकी वजह से ट्राइबल्स को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स. ओके, नाउ हाउ डिड द ट्राइबल रिबल अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल. ट्राइबल कम्युनिटी ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल कैसे करे? ओके, द ट्राइबल्स डिड नॉट बियर द एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश रूल साइलेंटली. दे रोज अप against the unfair colonial law that restricted their movement in the forest. They had been their homes, imposition of new taxes and exploitation. They suffered at the hands of the traders and moneylenders. Some of these tribal movements included the Coal Rebellion of 1831 to 32, the Central Revolt of 1855, the Bastard Rebellion of 1910, and the World Revolt of 1940. The revolt of Munda tribe led by the Birsa Munda is yet another example of the tribal uprising against the injustice inflicted on them. अब जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो चुपचाप नहीं बैठी. उन्होंने जो अनजस्ट रूल जो इन्होंने बनाए थे, फॉरेस्ट लॉ हो गया, उनके घरों से बेघर कर दिया गया, और इम्पोजिशन जो न्यू टैक्सेस इम्पोज किए गए ब्रिटिशर्स के, इसके अगेंस्ट खड़े हुए. इसमें से कुछ रिबेलियन मूवमेंट्स के नाम है, जैसे कोल रिबेलियन जो किया गया था वो 1831 तो 1832 के बीच में किया था. फिर सैंथल्स ने रिवोल्ट किया था 1855 में. फिर बास्टर में एक रिवोल्ट हुआ था 1910 में. फिर वर्ली में 1940 में हुआ था. इसके साथ साथ एक मुंडा नाम की ट्राइब थी, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की जो अन्याय था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी. उसी का हम पूरा वो पढ़ेंगे. बिरसा मुंडे जो कि उस ट्राइब के एक वन ऑफ द ट्राइबल लीडर्स थे और जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई थी. ओके, बिरसा मुंडे हु वाज अ ट्राइबल लीडर एंड अ फोक हीरो हु बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब. ही वाज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट फिगर हु फॉट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस. उन्होंने केवल अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए आवाज नहीं उठाई, इसके साथ साथ वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए भी उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल किया था. The importance he holds for the people of Jharkhand is reflected in the fact that several famous places has been named after him in Jharkhand, such as the Birsa Mundi Airport and the Birsa Institute of Technology. और आज भी काफी फेमस है. इनफैक्ट झारखंड में तो उनके नाम के एयरपोर्ट्स, इनफैक्ट कॉलेजेस भी बने हुए हैं. ओके, बिरसा वाज बोर्न इन द मिड 1870s. उनका जन्म 1870s के आसपास हुआ था इन ए पुअर फैमिली इन बांबा, प्रेजेंट डे झारखंड. ओके, बांबा में हुआ था, आज जिसको कि आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं, एक स्टेट है. He grew up around the forest of Bohanda, listening the tales of the village leaders about the मुंडा अपराइजिंग इन द पास्ट. अब उनका जब वो बचपन से ही उनको आसपास जो फॉरेस्ट था, बोहांडा नाम का जो फॉरेस्ट था, वहां पर वो बड़े हुए. ओके, अब उस दौरान उन्होंने टेल्स पढ़ी, जो विलेजेस में टेल्स होती हैं, लोक संगीत के द्वारा कहानियां देखी, सुनी उन्होंने अपने कि उस मुंडा कैसे पास्ट में कितने शूरवीर थे या फिर क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी. द लीडर्स ऑफन स्पोक अबाउट द गोल्डन age when the Mundas would free the operation of the outsiders or Dikos as they were known, which included traders, moneylenders and Britishers. Okay, इस दौरान उन्हें लीडर्स ऑफन बोलते थे कि एक ऐसी गोल्डन एज आएगी जहाँ पे मुंडास इन ब्रिटिशर्स, मनीलैंडर्स के खिलाफ रहेंगे, इनको दबा देंगे, इनको भगा देंगे और किसी भी आउटसाइडर को फॉरेस्ट में एंटर नहीं करने देंगे. द लीडर्स ऑल्सो इंस्पायर्ड द मुंडास टू फाइट एंड गेट बैक द प्राइज्ड किंगडम. बिरसा डिड his schooling in local missionary school. He also spent time under a well-known
Vaishnav preacher. Influenced by his teaching, Birsa started giving importance to purity and piety. इसके साथ साथ इस वजह से बहुत से लोगों ने उसको इंस्पायर करा कि आप हमारे जो राज था हमारा पहले का उसको वापस गेन कीजिए, जिसकी वजह से बिरसा ने वहाँ की लोकल मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, वहाँ पढ़ाई लिखाई कर। इसके साथ साथ एक वैष्णव टीचर थे, उनके अंडर भी उनके शिष्य बने और उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। The ideas and the teaching that Birsa came across in his growing years greatly influenced him. He started a movement to reform the Munda society. He inspired his people to clean up their villages, give up alcohol, stop unnecessary killing and put an end to the practice of sorcery and witchcraft. इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि ट्राइबल कम्युनिटी में आजकल भी जादू टोना टाइप का कुछ होता है, तो बिरसा मुंडा सिंस एजुकेटेड हो गए थे तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि जिसमें मुंडा सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाए। पीपल्स को बोला गया कि अपने विलेज या गांव है जहाँ भी आप रहते हैं उसको साफ सुथरा रखें, दारू जो शराब होती है उसको छोड़ दें। इसके साथ साथ जो आप हंटिंग करते हैं, अननेसेसरी किसी को मार देते हैं, उस पर रोकथाम लगाई जाए और जो काला जादू होता है उस पर रोक लगाई जाए। He saw that the Britishers as outside forces destroying the Munda way of life. The Britishers were ruining the traditional land system and moneylenders and landlords were taking over the lands and going against the traditional practice. In 1895, Birsa began to inspire his followers to regain the glorious past when they lead a very simple life, practice farming, grew trees, orchards, tapped natural springs, built encampment to hold back. अब जब मुंडास अपने ग्रोइंग एज में थे तब उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे ब्रिटिशर्स मनी लैंडर्स और ट्रेडिशन लैंड ओनर्स थे, उन्होंने किस तरीके से जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनकी जिंदगी खराब कर रखी है बाय फोर्सफुली उनसे टैक्स वसूलना, उनकी जो पास्ट में जैसे तरीके से रहते थे, अपनी खुद की सिंपल लाइफ होती थी, फार्मिंग प्रैक्टिस करते थे, अपने खुद के पेड़ पौधों से फल तोड़ते थे, उसको फिर सेल आउट करते थे। उसके साथ साथ जो एम्बैंकमेंट्स पानी के लिए पानी रोकने के लिए जो छोटे डैम्स बनाते थे, वो जो लाइफ थी वो वापस वो चाहते थे ओके कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज वापस उसको गेन करें। ही वांटेड द पीपल टू वंस अगेन वर्क हार्ड ऑन देयर लैंड्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ येट सेटिस्फाइड लाइफ। वो चाहते थे कि उसके पीपल को वापस से वही स्टेटस मिले, वापस से वो एक सेटल्ड उनके पास लैंड हो और वहीं पर वो सेटिस्फाइडली रह सके। द स्प्रेड ऑफ द मुंडा मूवमेंट वरीड द ब्रिटिशर्स एंड सो दे अरेस्टेड हिम इन 1895। सिंस बिरसा मुंडा काफी फेमस लीडर बन चुके थे अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज, तो ब्रिटिशर्स को उनको रोकने के लिए उनको अरेस्ट करना पड़ा। 1895 में उनको जेल में डाल दिया गया 2 साल के लिए। आफ्टर बिरसा वाज फ्रीड इन 1897 ही कंटिन्यूड विथ हिज मूवमेंट। हिज फॉलोअर्स अटैक्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड पुलिस स्टेशन एंड टुक ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स। दे आल्सो मैनेज्ड टू रेज द व्हाइट फ्लैग एज सिंबल ऑफ मुंडा राज। इसके साथ साथ जब 2 साल बाद जब उनको छोड़ा गया 1887 में, तब उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसके तहत जितने भी पुलिस स्टेशन थे, रिलीजियस प्लेसेस थे, वहां पर उन्होंने अटैक करा, लैंडलॉर्ड्स पर अटैक करके उनकी प्रॉपर्टी छीन ली और इन ट्राइबल कम्युनिटीज के अंडर ले ली गई। उसी तरह उन्होंने एक व्हाइट फ्लैग बनाया था जो कि सिंबल था मुंडा राज का, जो उन्होंने जहां जहां भी अटैक करें उन्होंने वहां पर लगाए और वहां पर एज एन मुंडा राज घोषित किया। However, the movement faded out with the death of Birsa in 1900 due to cholera. अब इसी दौरान 1900 में उनको एक बीमारी है कॉलेरा, इसके तहत उनकी डेथ हो गई और उसके बाद से ये जो मूवमेंट था ये पूरी तरीके से गायब हो गया, खत्म हो गया। None other less the Munda movement was noteworthy for 2 significant reasons. Firstly, the movement forced the Britishers to bring in law to protect tribal, and secondly, tribal proved that they could protest against the colonial rule and the injustice meted आउट टू देम। अब इसी दौरान क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं पता चल गया कि ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा हावी पड़ सकती हैं और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को सोचने में मजबूर कर दिया गया कि ट्राइबल कम्युनिटीज को अगर हमें अपने साथ रखना है या आगे रिबल ना हो तो इनके लिए हमें कुछ ना कुछ इनके लिए करना पड़ेगा, जिसके तहत इन्होंने अपने फॉरेस्ट लॉज में चेंज लेके आए और कुछ लैंड्स इनके लिए प्रोटेक्ट किए गए ट्राइबल कम्युनिटीज की वजह से, ताकि ये आगे जाके फ्यूचर में रिबल ना करें। एक डीडी नो है पेज नंबर 38 में, बिरसा मुंडे कॉल्ड अपॉन हिज पीपल टू फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटिश राज। ही स्टिल रिवर्स एज बिरसा भगवान बाय हिज फॉलोअर्स। ही डाइड एट द यंग एज ऑफ 25 फ्रॉम कॉलेरा। इनकी डेथ बहुत ही यंग एज 25 ईयर्स में हो गई थी। हालांकि जो उनके फॉलोअर्स थे वो उसको भगवान के तौर पे मानते थे। ओके, बिरसा मुंडे को। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।